तो बच्चों देखो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। मैंने आपको कल बोला था 18 क्वेश्चन तक आप करके लेके आ सकते हो, लेकिन मॉड वाले 1-2 क्वेश्चन ही थे आपके एक्सरसाइज में, है ना। तो लेकिन मॉड के क्वेश्चन, मॉड में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है और इम्पोर्टेंट भी होता है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ आपसे, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे मॉड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लेना, जैसे हमारे यहाँ पर AMU है, AMU का कोई पेपर उठा के देख लेना, IIT वगैरह कोई पेपर उठा के देख लेना, मॉड और ग्रेटेस्ट ये स्पेशल फंक्शन ये भरे पड़े रहते हैं। तो इनके बारे में नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी के लिए भी बोर्ड में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव में तो इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, इनको क्वेश्चन को आपको करना है। क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। चेक करना है, एक तो x बराबर 0 पर और x बराबर 4 पर। क्या चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। सेम इसमें भी x बराबर 0 पर और x बराबर 4 पर, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, चेक तो कर लोगे आप, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मॉड जो दिक्कत करेगी आपको। तो ये 2 क्वेश्चन 1-2 और कराऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, मॉड का चक्कर क्लियर हो जाएगा आपको। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो देखो फटाफट इसको कैसे कर सकते हैं, सोचो फिर मैं बताता हूँ। तो बच्चों सवाल तो हो जाएगा, पहले फंक्शन को ब्रेक कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। एक ही फंक्शन दे रखा है लेकिन मॉड है, मॉड की वजह से फंक्शन ब्रेक होगा, और ब्रेक कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप लिखोगे fx = 3x - 4 जब x बड़ा है 0 से, और माइनस का 3x माइनस का 4 जब x छोटा है 0 से। क्या किया ये मैंने, मॉड x को प्लस का x रख दिया जब x बड़ा है 0 से, मॉड x को माइनस का x रख दिया जब x छोटा है 0 से। यही तो करते हैं, पता है ना आपको, यही करते हैं। जब x 0 से बड़ा हो तो उसको प्लस का x रख देते हैं, जब x 0 से छोटा हो तो माइनस का x रखते हैं। किसको, मॉड x को। तो मॉड x की जगह पे माइनस का x रख दिया जब x 0 से छोटा है, मॉड x की जगह पे प्लस का x जब x 0 से बड़ा है। बोलो हाँ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये 0 पर टूट रहा है, क्योंकि ये 0 पर, तो 0 पर तो LHL RHL दोनों निकालेंगे हम, ठीक है ना। मान लो मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ, पहला मैं चेक कर रहा हूँ एट x = 0। 0 पर चेक कर रहा हूँ कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, तो 3 चीज़ निकालने मिलेंगे, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो तीनों चीज़ निकालूंगा मैं अलग अलग, क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है। LHL कहाँ पर, x बराबर 0 पर। क्या तात्पर्य है इसका, इसका मतलब यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। तो विवेक 2 fx जगह क्या रखा जाएगा, 3x, ये वाला, पक्की बात है भाई। LHL है 0 नेगेटिव, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम है तो कौन सा फंक्शन लूँगा, नीचे वाला। x की वैल्यू 0 से कम है तो नीचे वाला। तो यहाँ पर रखा जाएगा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या, माइनस का 4। पहले फंक्शन रखो, माइनस का 3x माइनस का 4। अब x की जगह 0 लगा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। सही बात है, x की जगह 0 लगाऊंगा तो ये 0 -4 आ जाएगा। क्लियर है। LHL हो गया, RHL भी निकालेंगे इसका हम। RHL x बराबर 0 पर क्या होगा भाई, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब fx की जगह क्या fx ही रख दो फिलहाल तो। अब fx की जगह क्या रखूँगा आगे, fx की जगह क्या आएगा, 3x - 4, x की जगह 0 डालूंगा, क्या आएगा, माइनस का 4, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 कितना आएगा, f0 इक्वल तो कहीं पर भी लगा लो, दोनों से सेम ही आएगा। तो इक्वल मान लो यहाँ लग रहा है तो x की जगह 0 इसमें फंक्शन में डाल दूंगा तो कितना, -4 आएगा। अब देख पा रहे हो तीनों चीज़ बराबर हैं, LHL बराबर है RHL बराबर है f0 के। तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन कैसा है, सतत, इंग्लिश में कॉन्टीन्यूअस है। कहाँ पर, x बराबर 0 पर। लिखना और पड़ेगा। अगर लेकिन मैं x बराबर 4 पर चेक करूँ तो कैसे करूँगा, अभी ये वाला सवाल नहीं कर रहा, इसी को कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट, एट x = 4, इसी वाले क्वेश्चन के लिए 4 पे चेक कर रहा हूँ। जब 4 पे चेक करूँगा तो 4 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में कौन सा फंक्शन है, और थोड़ा सा बाद में। 4 पे चेक कर रहा हूँ ना, तो अगर 4 से थोड़ा सा पहले देखें और थोड़ा सा बाद में देखें, थोड़ा सा पहले कौन सा, थोड़ा, हाँ बोलो, हाँ कहीं लगा लो, ये कहीं लगा लो, दोनों जगह सेम ही वैल्यू देगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 0 होता है, 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, फ़र्क नहीं पड़ता। क्या
उसकी टेंशन मत लो, मैं ये कह रहा हूँ ग्रेटर देन पर तो प्लस लेते हैं, लेस देन में माइनस लेते हैं, इक्वल आप ग्रेटर देन वाले पे लगा देना हमेशा, ठीक है, टेंशन मत लो इस चीज़ की फिलहाल अभी, ठीक है। तो अब x बराबर 4 पे जब करूँगा तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, 4 से थोड़ा सा पहले कौन सा फंक्शन लूँगा, ये वाला ये वाला, हाँ पहला, 4 के थोड़ा सा बाद कौन सा लूँगा, वही वाला आएगा। क्यों? क्योंकि 4 भाई ये कह रहा है 0 से बड़ा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब फंक्शन ये है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है 0 1 2 3 4, ठीक है। जब 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 x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन रहेगा कौन सा वाला, ये वाला, और जैसे ही x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई फंक्शन कौन सा रहेगा, मतलब 0 के बाद ये वाला फंक्शन लूंगा, 0 से पहले ये वाला लूंगा, बोलो हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब 4 पे चेक करेंगे LHL RHL निकालेंगे हम, तो 4 से थोड़ा सा पहले 4 के थोड़ा सा बाद में कौन सा फंक्शन है, यही है, लेकिन 0 पे देखता 0 से थोड़ा सा पहले कौन सा है ये, और 0 के थोड़ा सा बाद में कौन सा है ये, समझ रहे हो ना। तो 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो 0 पे दिक्कत है, 0 से पहले ये 0 के बाद में ये, लेकिन 4 पे अगर चेक कर रहा हूँ तो 4 से पहले और 4 के बाद में यही है भैया, ये तो बहुत दूर रह गया, समझ रहे नहीं समझ रहे, बोलो क्लियर है ना, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर जब फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा तो हम LHL RHL निकालेंगे ही नहीं, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, डायरेक्ट ये निकालेंगे, ठीक है, हाँ सॉरी 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 fx, fx की जगह रख दिया जाएगा ये वाला फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 3x माइनस 4, x की जगह डाल देंगे 4, कितना आएगा 12, 12 में से 4 गए 8, लिमिट की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना होगा L4 कितना होगा f4, इसी में डालेंगे f4, तो 3 इंटू 4 माइनस 4, ये भी 8 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बराबर आगे लिमिट की, लिमिट में ही LHL RHL दोनों इस टाइम इसी लिमिट में ही है, अलग से नहीं निकाली हमने, तो लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आ गए, तो हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। समझ पाए सवाल को इसको, ठीक है। ये तो कुछ कुछ आसान था क्योंकि कॉन्सेप्ट में बेस्ड था, जो हमने कल भी सीखे, तो फिलहाल चाहो तो क्या आप नोट कर लो इसको, फिर इसको डिस्कशन करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इनमें। अब ये वाला क्वेश्चन जब बच्चों करेंगे, ये वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें अब ये मोड लग रहा है x माइनस 4 पे, ये फंक्शन टूटेगा कहां पर, पहले तो मोड हटाएंगे तो क्या होगा, छींक आ रही थी चली गई, लेकिन तो इसको तोड़ेंगे कैसे, हाँ क्या बन जाता, अच्छा तो क्या करेंगे भाई, कैसे तोड़ेंगे इस फंक्शन को, मोड लग रहा है पूरे पर x माइनस 4 पर, तो इस पूरे को एक बार प्लस का और एक बार माइनस का रखेंगे, समझ रहे हो ना, तो 3 एक बार तो प्लस का रख दिया और एक बार पूरे को माइनस का रख दिया, तो 3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, उससे में कोई मतलब नहीं है, x माइनस 4, आप देख पा रहे हो कि पूरे को हमने माइनस रख दिया, पूरे को हमने प्लस रख दिया, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फंक्शन टूटेगा कहाँ पर, 0 पर, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 नहीं, 4 पर, x ग्रेटर देन 4 के लिए ये रहेगा, x लेस देन 4 के लिए, पूछो क्यों, क्योंकि इस टाइम ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि 0, जैसे मोड कहाँ टूटता है, 0 पे टूटता है, 0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है कि 0 के आगे प्लस x, 0 के पीछे माइनस x, यही तो होता है, बहुत ध्यान से समझना, बोर्ड में भी क्वेश्चन ये मोड वोड के देखने को मिलेंगे आपको। अब लेकिन यहाँ पर ये जो मोड के जो अंदर है वो 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या हो 4, जब x या 4 रखोगे तभी तो ये 0 बनेगा, तो ये 4 पे टूटेगा, ठीक है। तो कहाँ पर ये फंक्शन ब्रेक होगा, अगर ये पता करना है तो मोड के अंदर वाले को आप 0 रख के देख लो, तो x की वैल्यू क्या आई 4, तो 4 पे ये ब्रेक होगा, समझे मेरी बात को, तो 4 पे मैंने कर दिया ब्रेक, ग्रेटर देन लेस देन यहाँ इक्वल लगा लो, समझे नहीं समझे, समझ पाए नहीं समझ पाए। अब जब यहाँ पर इसकी वो लिमिट चेक वो करो, कॉन्टिन्यूटी शो करोगे आप, तो 4 पे तो LHL RHL दोनों दिखाओगे, लेकिन
जीरो पर, दो पे चेक करवाया था ना मैंने कि जीरो पे चेक करो और चार पे चेक करो। तो चार पे तो LHL RHL निकाल के दिखाओगे, जीरो पर तो सीधे लिमिट निकाल दोगे, क्योंकि जीरो पर तो, जीरो पे कौन सा फंक्शन लोगे? अगर मैं रखूँ एट x इक्व टू जीरो, अगर मैं जीरो पे चेक कर रहा हूँ तो मैं लिमिट डायरेक्ट निकाल दूंगा, लिमिट x टेंस टू जीरो fx कौन सा लूँगा शुभम कुमार? fx कौन सा लिया जाएगा? हाँ, इन ये लूँ या ये लूँ? पहले वाला? हाँ, नीचे वाला? हाँ, ऊपर वाला नीचे वाला? x जीरो पर है। हाँ, नहीं, नीचे वाला यार। भाई वो क्या कह रहा है आपसे, देखो समझो, जीरो, एक, दो, तीन और चार, इधर बनाता हूँ, जीरो, एक, दो, तीन और चार। ये आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जब वैल्यू x की 4 से बड़ी होगी तब फंक्शन लिया जाएगा ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। जब x की वैल्यू 4 से छोटी होगी तब फंक्शन लिया जाएगा ये वाला। हम लिमिट निकाल रहे हैं x टेंस टू जीरो। x टेंस टू जीरो का मतलब जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज़्यादा है। x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है और थोड़ी सी ज़्यादा है तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा? ये वाला, क्योंकि ये वाला फंक्शन तो 4 के आगे है जब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है। चेक कहाँ पे करना है हमें? जीरो पर। तो फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला। जब x की वैल्यू 4 से छोटी है तो फंक्शन ये वाला है। 4 से छोटी का मतलब क्या है? जीरो पर भी यही होगा। x की वैल्यू 4 से छोटी है तो ये है, 4 से बड़ी है तो ये है, 4 से छोटी पर अगर ये है तो जीरो पर भी यही होगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो फंक्शन कौन सा लगाएंगे? माइनस का 3x माइनस 4। ठीक है, x की वैल्यू जीरो डालो, क्या आएगा? प्लस के 12। भाई जीरो रखोगे x की जगह पे, माइनस के 4 माइनस के 3, तो ये आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? f जीरो क्या होगा? जब x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन कौन सा लगा? ये या ये? ऑब्वियस सी बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 3x की जगह पे जीरो डाल दिया, माइनस 4, तो यहाँ से भी कितना आएगा? वही प्लस का 12। तो कॉन्टिन्यूस तो है, ये मॉड फंक्शन है, एक्चुअली कॉन्टिन्यूस ही होता है। मॉड फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होता है, बाकी हमें करके दिखाना पड़ता है। ये ग्राफ ड्रॉ करना आता है मॉड फंक्शन का आपको। अगर मैं ये कह दूं आपसे y इक्वल टू मॉड x, ये एक फंक्शन है, या फिर f(x) इक्वल टू, ग्राफ कैसा होता है इसका? ग्राफ कैसा बनता है? y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है? मॉड हटाओ, किसको पता है y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है यूं। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू x का। ठीक है ना? y इक्वल टू x से जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 होगी, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की भी 4 होगी। तो यही पॉइंट तो ऐसे हैं, x की वैल्यू जितनी है उतनी y की, x की जितनी है उतनी y की। इस पॉइंट पे देख रहे हो जितना x आ रहा है उतना ही y आ रहा है, तो यूं करके लाइन बनती है। ये इसमें क्लास 11th में जो फंक्शन रिलेशन और फंक्शन चैप्टर था, 10th 11th 12th में भी तो है। सारे फंक्शन नहीं बताए थे मैंने? 12th में भी बताए होंगे सारे फंक्शन। ठीक है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ है। अभी इसमें मैंने लगा दिया मोड, तो नेगेटिव नहीं आएगा, नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। भाई मोड क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव था, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओगे? जब ऊपर कर दोगे नीचे वाले को मैंने यूं कर दिया ऊपर, तो ये नेगेटिव से क्या हो गया? ये ऊपर जाके पॉजिटिव। तो ये वी शेप में होता है किसका ग्राफ? y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ यूं वी शेप होता है। समझे? बना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपनी कॉपी पे फटाक से बना लेना। ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। हाँ क्या? मॉड y इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू मॉड y क्या होगा? अब इस बार x हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। y तो नेगेटिव रख सकते हो लेकिन x हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यूं बन जाएगा। ये यूं करके जो इधर जा रहा था ना, ये इधर घूम जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये है भाई। लेकिन उसका क्या होगा? x माइनस 4 का। y इक्वल टू अगर x माइनस 4 है मोड के अंदर,
तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? 4 से कहाँ से? हाँ, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग बताई थी मैंने जब मैंने टिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, तो शिफ्टिंग पढ़ाई थी मैंने आपको, ग्राफ बनवाए थे इनवर्स टिग्नोमेट्रिक के। शिफ्टिंग कैसे हो जाएगी? जो काम पहले 0 पे हो रहा था वो अब 4 पे हो रहा है। पहले मोड वाली चीज़ 0 पे 0 थी, अब 4 पे 0 है। तो 4 पे अगर 0 है तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर? 1 2 3 4, 4 पे शिफ्ट हो जाएगा, यूँ बनेगा। अब V बनेगी, लेकिन शिफ्ट 0 से कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। क्यों? पहले अगर मैं कहूँ इसके अंदर 0 कब आएगा? जब x 0 डालोगे। मैं कहूँ इसके अंदर 0 कब आएगा? जब x को क्या डालोगे? 4। जब x के 4 को 4 मान जाए तभी तो 0 आएगा। तो ये 0 से कहाँ शिफ्ट हो गया? 4 पर। 0 से शिफ्ट कर दिया 4 पर। हल्का हल्का समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, इसका ग्राफ ये है, ये वाला। बनाना चाहो तो ये भी बना लो फटाफट, बनाना क्या चाहो बना ही लो। अगर 3 है तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, थोड़ा स्लोप बढ़ जाएगा, यूँ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जल्दी बढ़ेगा ना अब, 3 की गुणा करने से। ठीक है, तो ये वाला अगर है तो ये तो यूं ही होगा, मतलब 45 डिग्री पे जाएगा। ये वाला अगर 3 की गुणा कर दो तो और जल्दी जल्दी भागेगा, तेजी से भागेगा। ठीक है, तो तेजी से भागेगा मतलब यूं हो जाएगा। थोड़ा सा करेंगे चर्चा, कभी टेंशन मत लो, एक दिन कभी। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था मैंने तब भी ग्राफ बताए थे, एक दिन दोबारा, क्योंकि ग्राफ का बहुत रोल होता है। अभी तो नहीं, बोर्ड में तो नहीं, आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना आप, तो बहुत ज़्यादा ग्राफ अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत बड़ा क्वेश्चन ही बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक दिन बहुत ग्राफ के बारे में चर्चा की जाएगी। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये ग्राफ क्यों बता रहा था? मैं बताने ये चाह रहा था, अब देख पा रहे हो ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस ही है मोड का, लगातार चलता जा रहा है, कहीं टूट तो रहा नहीं है। मोड का जो ग्राफ होता है वो कहीं टूटता नहीं है, लगातार चलता है, तो कॉन्टिन्यूस तो है, ग्राफ से ही पता चल रहा है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस ही होता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस है। समझे नहीं समझे मेरी बात को? हाँ या ना? ठीक है। अब बच्चों देखो, ये वाला सवाल है, इसमें लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है कि x बराबर 0 पर ये कॉन्टिन्यूस है। क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तब लैम्डा की वैल्यू बता दो। ठीक है, किसकी वैल्यू? लैम्डे की। ठीक है, तो लैम्डे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? भाई अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और RHL बराबर होंगे। इससे निकलेगा RHL क्योंकि ग्रेटर देन है, इससे निकला वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैसे LHL भी निकल जाएगा इससे। अब LHL चाहो तो LHL निकालो, या वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? समझाया था ये कॉन्सेप्ट मैंने कल। ठीक है, इस वाले से, इसी वाले से LHL निकलेगा, इसी वाले से वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकलेगा, इस वाले से RHL निकलेगा। तो मैं ये कह दे रहा हूँ RHL जो कि इससे निकलेगा बराबर होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 के। f0 और LHL तो दोनों इसी से कुछ भी लिख लो। RHL कैसे लिखूंगा मैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। f0 की वैल्यू इसमें 0 डाल दो, लैम्डा 0 माइनस 0, पूरा 0 हो गया। ये तो चाहे ये कुछ भी आए फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर तो 0 ही हो गया ना। यहाँ वैसे आएगा क्या? इसमें 0 डालूंगा तो ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 1 आएगा ना। fx क्या है यहाँ पर? 4x। चलो पूरा कर दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस 1 लैम्डा इंटू 0। सही बात है। तो 0 जब रखूँगा तो ये 1 आएगा, 1 बराबर 0। क्या 1 बराबर 0 कभी हो सकता है? हाँ नहीं। अगर 1 बराबर 0 नहीं हो सकता तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? यहाँ से कुछ कंडीशन आती तो लैम्डा की वैल्यू निकल आती, कोई कंडीशन आई नहीं, 0 बराबर 1 आ गया तो लैम्डा की वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई वैल्यू इस दुनिया में नहीं है जो इस क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूस करा दे x बराबर 0 पे। समझ रहे हो? हल्का हल्का। अब ये पहला क्वेश्चन है, वैसे लैम्डा वाला कम समझ आ रहा होगा, इससे पहला वाला क्वेश्चन जब किया था तो वो आपको समझ आ गया होगा। चलो मैं इसको क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ? 4 कर दे रहा हूँ, 5 कर दे रहा हूँ, 6 कर दे रहा हूँ। चलो अब बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? x² माइनस 2x प्लस 6। तो जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा? f0 कैसे निकलेगा? इसमें 0 डाल दूंगा, लैम्डा 0 माइनस 0 प्लस 6। ठीक है, तो इधर क्या होगा? ये 6 लैम्डा हो जाएगा
इधर 1 आएगा ये सॉल्व हो के, ये 1 आएगा सॉल्व हो के, इधर 6 लैम्डा, 6 नीचे चला जाएगा 1/6। अगर लैम्डा की वैल्यू 1/6 होगी, अगर लैम्डा की वैल्यू 1/6 होगी तो x बराबर 0 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं भाई, इसको मैं हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है। कॉन्टिन्यूस बनाने का मतलब क्या है? LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो। और ये बराबर कब होंगे? जब लैम्डा की वैल्यू 1/6 रखोगे। इसके अलावा अगर आपने कुछ और रख दी तो LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर नहीं आएंगे। अगर ये रखा तो आएंगे, अगर बराबर आएंगे तो कॉन्टिन्यूस होगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? ठीक है, ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। x = 1 पे भी पूछ रहा है। 1 पे चेक करो उसकी क्वांटिटी, 1 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, 1 पे तो यही फंक्शन होगा, 1 के आगे पीछे। x > 0 पे ये वाला फंक्शन है, तो 1 से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में यही फंक्शन होगा, तो वहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस होगा ही है। सोचने को करके भी देख सकते हो, दिखा सकते हो, मतलब ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.9, क्या होगा ये? 4। अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर -11.6, क्या होगा ये? -12। एक कम हो जाता है, जो भी वैल्यू है उससे पीछे वाला इंटीजर आ जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.99999, क्या होगा ये? 4। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.0001, क्या होगा ये? 5। सबको समझा चुका हूँ ये पहले, ठीक है ना भाई। अगर 4.9 है, सीधे जहाँ पर पॉइंट के आगे जो है वही कर देगा ये मान लो। पॉइंट के आगे जो, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो पॉइंट के आगे 11 है माइनस में, लेकिन 12 कर देगा, पीछे वाला करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है। पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी में किया है, इसी में समझाया था मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, इसी चैप्टर में समझाया था। तो ये तो आपको पता है, इसमें कोई, हाँ ये भाई 11 है, ये -11, ये -12, ये -10। 11.6 कहाँ होगा? यहाँ होगा। इससे पीछे -12 ही तो पड़ेगा, पीछे चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो इससे पीछे -12 पड़ेगा। लेकिन अगर 4 और 5 में बात करें तो 4 है 5 है। 4.99 यहाँ होगा, 4.999 कहाँ होगा? यहाँ। इससे पीछे कौन सा पड़ेगा? 4 ही तो पड़ेगा, तो पीछे चलते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो भाई अब इसमें क्या करना है हमें? ये क्वेश्चन दे रखा है कि इस फंक्शन में क्या चेक, ये बताना है, ये हमको प्रूफ करना है कि जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं उस पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। जितनी भी इंटीजर वैल्यू हैं उस पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। इंटीजर वैल्यू मतलब पूर्णांक, पर ये कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। ग्राफ अगर याद हो तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हाँ, इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ ध्यान है आपको? छोड़ो ग्राफ को, छोड़ो फिलहाल। लेकिन ऐसे समझो आप, जैसे कहना ये चाह रहा है कि 1 2 3 4 5 जितनी भी ये वैल्यू है ना, इस पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है। बाकी जगह मतलब 2.5 2.6 इन सब पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन जो इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5 जो पर पूरी वैल्यू है बिना पॉइंट की, उस पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर होता भी यही है, अगर आपको पता हो तो। कैसे काम करता है ये ग्राफ? ध्यान है आपको इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या बताया था मैंने? जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए, जब तक वैल्यू x की 1 ना हो जाए, ये 0 ही देगा। क्या देगा? 0। जैसी वैल्यू 1 हुई x की, तुरंत ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 ही रहेगा जब तक कि x की वैल्यू 2 ना हो जाए। क्या रहेगा? 1। जैसी x की वैल्यू क्या हुई? 2, तुरंत ये 2 हो जाएगा। जैसी x की वैल्यू 2 हुई, तुरंत कहाँ पहुँच गया? 2 पर, 2 के सामने, ठीक है। फिर 2 रहेगा जब तक कि x की वैल्यू 3 ना हो जाए। जैसी x की वैल्यू 3 हुई, ये वैल्यू 3 देगा, फिर 3 रहेगा 4 तक। समझ गए? अब देख पा रहे हो कॉन्टिन्यूअस है, बस यहाँ टूटा, 1 पे टूट के यहाँ पहुँच गया, फिर 1 से 2 तक कॉन्टिन्यूअस लगातार चलता चला जा रहा है, कहीं नहीं टूट रहा, 2 पे टूट के यहाँ पहुँच गया। तो इंटीजर वैल्यू पर, x की इंटीजर वैल्यू पर ही तो टूट रहा है ये, बाकी सब जगह तो कॉन्टिन्यूअस है, इंटीजर्स वैल्यू पे टूट रहा है ये। समझ पा रहे हो? इंटीजर वैल्यू मतलब 1 2 3 4 इन पे टूट रहा है, बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है। ये तो मैंने केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी बताई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टूट रहा है, अगर ये टूट रहा है तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ये टूट रहा है तो मतलब पूरी टूट रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना। इसका भी ग्राफ बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं बना रहा, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ करेंगे कैसे। एक्स में से माइनस हो रहा है ना ये, तो इसका जो बनता है वो यूँ करके बनता है, यूँ करके। लेकिन छोड़ो, फिलहाल हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे अभी।
इसको ये जो लिख रहा है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जो फंक्शन है ना एफ एक्स इस टाइम पे लिखा है इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। क्या मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताऊं? देखो ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 4.9 तो आपने कहा भाई साहब इसकी वैल्यू होगी 4, यही तो कहा। क्या नाम है इसका, इस फंक्शन का क्या नाम है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही तो नाम है इसका। फंक्शन मतलब फंक्शन एक फंक्शन है ये, इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट मतलब इससे पहले की जो भी ग्रेटेस्ट होगी, ये इंटीजर वाली वैल्यू दे देता है, 4 दे देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैंने लिखा 3.99 नहीं 7 लिख लो, हटाओ, 3.7 लिखा, क्या वैल्यू देगा ये? 3, मतलब इंटीजर वाली वैल्यू दे रहा है, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे 4.9 हो और 0.9 दे दे और 3.7 हो 0.7 दे दे तो ये पॉइंट वाली वैल्यू देगा वो चीज़। अगर एक कोई ऐसा फंक्शन आ जाए ऐसे, मान लो मैंने ऐसे बना दिया रैंडम 4.9 है और ये कितना दे दे? 0.9 दे दे, आगे वाला हटा के पीछे वाला दे दे, तो इस फंक्शन का नाम बन जाएगा क्या? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शन वाली चीज़ दे रहा है ये, पॉइंट वाली, क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पार्ट मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट फंक्शन, समझ पाए आप? और ये जो फंक्शन लिख रहा है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही है। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे। इस फंक्शन में डालो, आप क्या डालोगे? 4.9 डालो तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? x की जगह तो 4.9 रखोगे, हाँ या ना? और इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.9 आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.9 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 4.9 है -4, क्या बचेगा? 0.9। समझ पाए कि नहीं? तो केवल कौन सा वाला पोर्शन मिला? पॉइंट वाला मिला, केवल पॉइंट वाला, जो इसमें 4.9 में पॉइंट वाला 9 था ना, केवल वही मिला। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कह रहे हैं। तो ये जो सवाल है वो सवाल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का है। क्या आप मेरी बात समझ पाए अच्छे से? हाँ, फंक्शन क्लियर हुए? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये जो लिखा हुआ है। क्लियर है? ग्राफ बता सकते हो कैसा बनेगा इसका? है कोई दिमाग वाला आदमी जो मुझे बता दे इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? सोचो, बताओ, अपनी कॉपी पर करके देखो। तो इसका ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा? ध्यान से देखोगे। अभी मैंने बता दिया ये क्या देगा? फ्रैक्शन पार्ट देगा केवल आपको, 0 1 2 3। यहाँ पर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ध्यान से देखते रहे ना, केवल फ्रैक्शन पार्ट देगा। तो इस फंक्शन में अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनते रहे ना, अगर मैं 0.1 डालूंगा, एक्स पे क्या रखूँ? 0.1, तो क्या आंसर देगा ये? हाँ, 0.1 ही दे देगा। अगर मैं इसमें 0.6 डालूँ तो क्या देगा? यहाँ तो 0.6, यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं इसमें 1.2 डालूँ क्या देगा ये? हाँ, 0.2। अगर इस फंक्शन में 1.9 डालूँ क्या देगा ये? 0.9। अगर इस फंक्शन में मैं 2.3 डालूँ क्या देगा ये? 0.3। इसी फंक्शन में 2.8 डालूँ क्या देगा ये? आप देख पा रहे हो केवल पॉइंट वाला दे रहा है जो भी है, मतलब आंसर 1 से ऊपर नहीं जा रहा, पॉइंट वाला जो पोर्शन है केवल वही दे रहा है ये। अच्छा, इस फंक्शन में मैं 4 डाल दूँ तो क्या देगा ये? 0 दे देगा, क्योंकि ये तो 4 पे 4 होगा और ये भी 4 पे 4 ही होगा, 4 - 4 0। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना। अब तो हो क्या रहा है, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है? ये 0 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा, यूँ करके बढ़ेगा, बढ़ रहा है। 0.1 में 0.1, 0.6 में 0.6, अगर बीच में और कोई ले लिया आपने 0.2 तो 0.2 दे देगा। ठीक है, फिर 0 पे आ जाएगा फट से, 1 पे फिर 0 बन जाएगा, 1 पे 1 - 1, फिर 1 से चालू होगा 0.2, 0.3, 0.9 तक ऐसे ही जाएगा, फिर बढ़ना चालू होगा, 1 तक ही जाएगा, लास्ट में 1 तक जाएगा, फिर 2 पे 0 हो जाएगा, 2 पे फिर 0, फिर 0 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? फिर 1 तक जाएगा। समझ पाए बात को? तो ये ग्राफ है इसका ऐसा। ठीक है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये पीछे भी आगे भी यूँ ही चलता रहेगा बस। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। बना लो, ग्राफ बना लो इसका।
लिख लेना ये फंक्शन कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसको। ये इसका ग्राफ हो गया। इतनी इन्फॉर्मेशन चाहो तो ये समझने के लिए ये वाली चीज़ लिख सकते हो आप अपनी कॉपी पे, ठीक है। यहाँ पर आप इसके नीचे F1 भी लिख लेना, F1 पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ F2 लिख लेना, F2 पे भी ये 0 हो जाएगा। F3 पर बाद में ये 0 हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन लिख लो क्लैरिटी के लिए, बाकी ग्राफ बना लो। फंक्शन तो ये चल ही रहा है। अब हम समझेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। अभी तो हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन समझी, क्वेश्चन कैसे करना होगा वो समझेंगे। अब देखो बच्चों, इस सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में gx दे रखा है, fx और gx को फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये समझ लो। अब दूसरा, ये दो मेथड हैं जो अब तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं क्वेश्चन को, लिमिट जो निकाल रहे हैं उसको करने के दो मेथड होते हैं। एक तो जैसे मैं कर रहा हूँ, एक h वाला मेथड होता है। स्पेशल फंक्शन में जनरली h वाला मेथड यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। इसमें भी बिना h के ही करूँगा मैं, ठीक है। जब h वाला मेथड सिखाना होगा तब सिखा दूंगा, तब आप सीख जाओगे। फिलहाल हम इसी मेथड से कर रहे हैं तो इसी से हम चलते रहेंगे। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें पहले ये इसने कोई वैल्यू नहीं दी कि इस पर चेक करो, तो किसी इंटीजर पे चेक करेंगे। चाहो तो आप किसी इंटीजर पे लेके दिखा दूं। मैं इंटीजर नहीं ले रहा, कोई एक इंटीजर c मान ले रहा हूं। मैं लिख दे रहा हूं लेट c बी एन इंटीजर इन डोमेन ऑफ fx। हमने क्या मान लिया, c एक इंटीजर है, किसकी डोमेन है, fx की डोमेन में कोई एक इंटीजर है। मतलब c कोई इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंटीजर मतलब पूर्णांक। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस c पे चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो यहाँ से चालू हो चुका है हमारा। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू सी, या फिर रहने दो क्योंकि c पे ही चेक कर रहे हैं केवल। तो हाँ h की बना ही करूँगा। तो LHL निकाल रहा हूँ कहाँ पर, x इक्वल टू सी पर। LHL निकाल रहा हूँ कहाँ पर, x इक्वल टू सी पर। कैसे निकलेगा ध्यान से देखेंगे। लिखने का आगे क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, x इक्वल टू सी पे LHL मतलब c नेगेटिव fx। फंक्शन तो हमारा यही है, लगा दो फंक्शन ये, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर। सही है। अब ध्यान से सुनते रहना। जब मैं x की वैल्यू c लगाऊंगा, यहाँ पर x की वैल्यू c नहीं लगाऊंगा एक्चुअली। अभी तक जैसे मैं समझाता आ रहा हूँ, जब लिमिट लगाते हैं तो c से थोड़ी सी कम, c नेगेटिव मतलब c से थोड़ी सी कम। जैसे अगर 4 होता, अगर यहाँ पर 4 लिया होता मैंने, तो 4 से थोड़ी सी कम लगभग 3.999। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ x की मैं 3.999 रखूँगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो मैं 4 ही रख दूंगा। यही तो बताता हूँ, ध्यान है आपको ये बात, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। c नेगेटिव का क्या मतलब है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं 4 पे चेक कर रहा होता, यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ 4 नेगेटिव, तो मैं क्या कहता कि भाई 4 नेगेटिव मतलब है कि x की वैल्यू 4 से थोड़ी सी कम है, मतलब 3.999 है मान लो। तो x की जगह पर जब 3.999 रखूँगा, मान लो यहाँ पर जब लिमिट लगाऊंगा मैं, तो मान लो लिमिट ऐसे लगा रहा हूँ मैं, x की जगह पर रख दिया 3.999, कोई दिक्कत नहीं, इसको 4 ही लिख दूंगा। लेकिन जब यहाँ पर 3.999 लिखूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट 4 ही है, लेकिन ये 3 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, c जो वैल्यू है उससे एक कम हो जाएगा LHL निकालते टाइम। बात समझ पाए अब मेरी। जब मैं 4 नेगेटिव का मतलब है 4 से थोड़ी सी कम, थोड़ी सी कम का मतलब 3.999 मान लो, यहाँ पर रखा कोई दिक्कत नहीं है, इसको 4 ही है ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर जब मैंने रखा 3.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको 3 कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो वैल्यू एक कम हो जाएगी। लेकिन मैं अब ये 4 से ना करके c से करके दिखा रहा हूँ, तो आप कैसे करोगे इसको, c नेगेटिव अगर ये है तो बैटरी जाने वाली है, जल्दी से समझना पड़ेगा आपको। तो ये तो c हो जाएगा और ये हो जाएगा c-1, समझे। तो वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस c कट जाएगा, ये c माइनस c प्लस 1, इससे कट गया +1 आ गया। सही है, क्या आ गया, +1। RHL निकालो फटाफट। RHL कहाँ पर, x बराबर c पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx तो यही रख देंगे हम, c पॉजिटिव x ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब c रखूँगा c से थोड़ी सी ज़्यादा तो c आएगा, यहाँ पर भी c से थोड़ी सी ज़्यादा रहूँगा वो c हो जाएगा, ठीक है। तो -c, ये कट गया 0। आप देख पा रहे LHL RHL बराबर नहीं है,
LHL RHL बराबर नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम कह सकते हैं कि हैंस दिस फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, क्या लिख देंगे, हैंस fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यू। समझ पाए आप क्वेश्चन को? कोई डाउट तो नहीं रह गया भाई? यहाँ पर C प्लस में C से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो C कर देगा वो, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो तो आपको पता है कि जैसे 4 है तो 4.001 लगाओ तो 4 ही करेगा, और ये भी लगभग 4 होगा, ये भी 4 ही होगा। तो इस तरीके से हम कर दिया हमने। समझ में आया आपको? ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया, आज इतना ही रखना पड़ेगा हमको। तो रिवाइज करना एक बार कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें बहुत बड़ी बन जाएंगी आगे जाके जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है, आपको रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चन जितने भी हैं करते रहने जो भी मैं बता रहा हूँ, और बस पढ़ते रहो। और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं है तो करना पड़ेगा।